इनका इस बार पता साफ होने वाला, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। डीपीए नहीं बोलूँगा मैं, बीजेपी को डीपीए के अंदर ही रखता हूँ, वो बीजेपी के अंदर ही है, इसीलिए ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इस बार जो है मनोज बादा भले से भी लीड करेगा, चाहे वो चौरी हो, चाहे वो काल जुगासर का एरिया हो, चाहे वो जकियास बटियास का एरिया हो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को रोजगार मिले। ये पीछे पीछे जय श्री राम बोलना, ये नारे मारना, इससे नहीं चलता है। दो फुल के पेट में जाएंगे ना जनाब, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। मुझे पढ़ने बाकी आपने जैसे बोला कांग्रेस भाजपा डीपीएपी, अरे भाई डीपीएपी की क्या बात कर रहे हो। इन्होंने उधमपुर से अपना कैंडिडेट डाला है लेकिन जम्मू से नहीं डाला है। उधर से वहाँ आज़ाद साहब लड़ रहे हैं, वो बीजेपी वाले नहीं लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक ही पार्टी है, इसको अब अलग क्यों देख रहे हो। हाँ बाकी आप रहेगी कौन सी एक ही पार्टी है? डीपीएपी और बीजेपी। डोडा उधमपुर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी तक ये तो कहा जा रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिताई चिनाब में डीपीएपी अच्छा कर रही है, मगर 12 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन अभी तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए फाइल किया है। अब स्वर्णवीर सिंह जराल, मनोज कुमार पाहदा और इसके अलावा अगर हम बात करें तो महराज मलिक, आखिर इन लोगों का नाम क्यों नहीं आ रहा है? फिलहाल आज की तारीख में मनोज कुमार पाहदा जो है एकम सनातन भारत दल से भलेसा की ओर रुजू हो चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भलेसा के लोगों को किस तरीके से ये मोटिवेट कर सकते हैं। मनोज, मुझे ये बताओ कि आज की तारीख में आज भलेसा आप आ चुके हैं, सरजमीन भलेसा पे मुझे लगता है कि पहली बार आप कैंडिडेट भी यहाँ से हैं और पहली बार आज आप यहाँ आए भी हैं। तो किस तरीके से आप यहाँ के लोगों को मोटिवेट करेंगे और क्या नज़रिया है आपका यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, टिकट मिलने के बाद तो पहली बार हूँ, लेकिन एक दौरा यहाँ पे हुआ था मेरा जिसमें कि मैं अलनी पंचायत हो गया, जकियास बटियास का जो एरिया है ये घूमा हूँ। देखिए भदरवा और भलेसा में कोई फ़र्क नहीं है, इसको जानबूझ के जो है फ़र्क बनाते हैं ये पॉलिटिकल जो लोग हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते ये जो चीज़ें करते हैं। इसमें मुझे पढ़ने बाकी आपने जैसे बोला कांग्रेस भाजपा डीपीएपी, अरे भाई डीपीएपी की क्या बात कर रहे हो। इन्होंने उधमपुर से अपना कैंडिडेट डाला है लेकिन जम्मू से नहीं डाला है। उधर से वहाँ आज़ाद साहब लड़ रहे हैं, वो बीजेपी वाले नहीं लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक ही पार्टी है, इसको अब अलग क्यों देख रहे हो। हाँ बाकी आप रहेगी कौन सी एक ही पार्टी है? डीपीएपी और बीजेपी। जब आप बिल्कुल शेयरिंग में सीटें दे रहे हैं, वहाँ से आप अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर रहे, वो तो क्लियर है ना कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्लियरली बोलो भाई हम बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट भी मत उतारो ना। कि जानबूझ के लोगों को ये लोग गुमराह करते हैं, बाद में एक ही थाली में बैठ के ये लोग जो है डिसाइड करते हैं कि हमने लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, कौन कौन से कैंडिडेट डालें। मुझे इन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेवलपमेंट का जो इशू, मेन जो इशू को लेके हम चल रहे हैं, बेरोज़गारी जो है नौजवानों की है। इस भाजपा के 10 साल मुझे बताओ कि 35% से ऊपर जो है बेरोज़गारी का जो है चल रहा है इस समय, और 10 साल से जो है एजुकेशन में किसी प्रकार की कोई पोस्ट नहीं निकली। भलेसा हो, भदरवा हो, देसा हो, कास्तीगढ़ हो, किसी भी एरिया को, पाडर हो, किश्तवाड़ हो, हर घर में मैं आपको बोलता हूँ ग्रेजुएट करके बच्चे बैठे हैं। MPEd BPEd बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लोगों ने की हैं। कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने बाहर से डिग्रियाँ की हैं, 20-20 लाख रुपये लोन निकाला है, उनको भी नौकरियां नहीं है। जो 370 के बाद तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, जो प्रोजेक्ट आए भी हैं उसमें भी शर्मा साहब जो किश्तवाड़ के अंदर आए उनमें भी शर्मा साहब के जब तक साइन नहीं होंगे तब तक किसी बंदे को वहाँ लगाया नहीं जाता। अब मुझे ये चीज़ बताओ, जिन लोगों ने 20-20 लाख रुपये बेचारों ने, गरीब फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं, उन्होंने लगाया है यार, वो इंस्टॉलमेंट कहाँ से देंगे? 10-10 हज़ार रुपये आपने प्रोजेक्ट में लड़के लगा दिए, ठेकेदार के अंडर वो लड़के काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं खाली वोट चाहते हैं ये लोग, और ये पहाड़ों के बीच में चाहते हैं कि इन लोगों को सीमित यहीं रखा जाए, इन लोगों को यहाँ की शहर की दुनिया ना दिखाई जाए, ताकि इन लोगों को पता ना लगे कि तहसीलदार दफ्तर कहाँ है, सेक्रेटरीट कहाँ है, कहाँ से काम हो रहे हैं। इसी पहाड़ के बीच में इन लोगों को रख के बस इनको वोट बैंक तक सीमित करने का काम जो, वो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो डीपीएपी हो। आज़ाद साहब यहाँ के खुद रहने वाले, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो बहुत सारे काम किए, मुझे गिना दें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो भलेसा में नहीं था वो गुलाम नबी आज़ाद ने बनाया। हिंदुस्तान भारत का सबसे बड़ा अस्पताल, मनोज पहले समझा करो बात को, मुझे ये बताओ कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ पे बनाया। भदरवा में टूरिज्म जो है वो गुलाम नबी आज़ाद ने वहाँ पे उसकी दाग बैंड डाली है। तो आप बता रहे हो कि गुलाम नबी आज़ाद ने क्या किया? ये वही गुलाम नबी आज़ाद है। जब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो अब उन्होंने स्पेशल भर्ती यहाँ पे करवाई थी, और लोगों के पढ़ाई की बुनियाद पे कांस्टेबल नहीं लिया गया था, बल्कि उनके कद के एतबार से उनको कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती कराया गया था। ये वो गुलाम नबी आज़ाद हैं। हॉस्पिटल बनाना और वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होना, उसमें फ़र्क है। स्ट्रक्चर तो आप खड़ा कर देते हो, लेकिन भदरवा के लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए डोडा जाना पड़ता है,
किश्तवाड़ जाना पड़ता है। मैंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी का काम था ना। रोशनी एक्ट किसने लाया? आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। 25,000 करोड़ का लैंड स्कैम कराने वाले ये लोग हैं, और ये आज भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भैया हमारी सरकार आएगी, हम रोशनी एक्ट रिवाइव करेंगे। जाओ ना भद्रवाह के लोगों को पूछो, जिनकी ज़मीनें यूनिवर्सिटी में गई, मुआवजा अभी तक लोगों को नहीं मिल रहा है। ये आमिर जी बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। स्ट्रक्चर खड़ा करोगे, डॉक्टर नहीं, इलाज किससे करवाओगे? उन खिड़कियों से इलाज करवाओगे? दीवारों से इलाज करवाओगे? किससे बात करोगे? हमने कोविड में देखा, हमारे भद्रवाह के लोग डोडा, किश्तवाड़, डोडा, जम्मू भागते थे, अल्ट्रासाउंड वहाँ नहीं थी। तो ये स्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होता। वो चीज़ें वहाँ पे लोगों के लिए जो है सहूलियत होनी चाहिए, डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, गायनोलॉजिस्ट होना चाहिए। जैसा कि आप बात करो PSC हेल्थ सेंटर नहीं, कितनी तो औरतें बेचारी प्रेगनेंसी केस में जो है रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। और लानत मारी ऐसे लीडरी को तुम्हारी यार, तुम स्ट्रक्चर बना के क्या दिखाना चाहते हो? इधर हम खड़े, ये भी स्ट्रक्चर मुझे लगता है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया। क्या है ये? खंडर तो है ये। लोग यहाँ आके शराब पीते होंगे और क्या कर रहे हैं इस खंडर को? तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात। रोशनी एक्ट रिवाइव करेंगे, आप ज़मीनों पे लोगों से कब्जे करवाएंगे। जो 25,000 करोड़ का लैंड स्कैम आपने किया, जो प्रूव किया CAG की रिपोर्ट में, उनको रिवाइव करने की बात कर रहे हो। इनका इस बार पता साफ होने वाला, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो BJP हो। DPA नहीं बोलूँगा मैं, BJP को DPA के अंदर ही रखता हूँ, वो BJP के अंदर ही है। इसीलिए ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इस बार जो है मनोज बादा भले से भी लीड करेगा, चाहे वो चौरी हो, चाहे वो काल जुगासर का एरिया हो, चाहे वो जकियास बटियास का एरिया हो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को रोज़गार मिले। ये पीछे पीछे जय श्री राम बोलना, ये नारे मारना, इससे नहीं चलता है। 2 फुल के पेट में जाएंगे ना जनाब, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। क्या खूबसूरती नहीं है भलेंस के अंदर? भद्रवाह और भलेंस में फ़र्क क्या है? मुझे बताओ क्या फ़र्क है? लेकिन बांटा जाता है इन एरियों को। भद्रवाह को ज़्यादा मिला, भलेंस को ज़्यादा मिला, 33 के भी वहाँ चला गया, वहाँ चला। भैया दोनों जगह दे सकते हो, इतने पॉपुलेशन तो है यार, भलेंस की भी पॉपुलेशन है, भद्रवाह की पॉपुलेशन है। ये वोट बैंक की राजनीति और ये मुस्लिम हिंदू जो बीच में ये चीज़ें करते हैं। अब देखो कहीं भी इलेक्शन होता है, वो पहले देखते हैं ये कौन सा डोमिनेंट एरिया, भाई हिंदू डोमिनेंट एरिया, यहाँ किस कैंडिडेट को डालें। सरपंच के इलेक्शन में भी ये चीज़ देखी जाती है। ये भी चीज़ देखी जाती है कि ब्राह्मण कौन है, राजपूत कौन है, उस हिसाब से कैंडिडेट को वो तो आपकी पार्टी की देखती है, वो तो आपकी पार्टी की देखती है। देखिए आमिर जी, भाईचारा क्या होता है? अगर आप मुस्लिम एरिया से कोई हिंदू को जिताओगे ना, वो भाईचारे का सबूत है, वो भाईचारे की पहल है। और हिंदू एरिया से जब मुस्लिम जीतेगा, वो भाईचारे की पहल है। ये नहीं कि आप मुस्लिम एरिया से मुस्लिम को ही जिता रहे हो, किसी हिंदू को मौका ही नहीं मिल रहा, या हिंदू एरिया से हिंदू को ही जिता रहे हो, किसी मुस्लिम को मौका नहीं मिल रहा। हम कानून की बात कर रहे हैं। आज अचानक अपने जज्बात आप बदल रहे हो, बदल नहीं रहा हूं, से हालात बदल दिए क्या? MP कैंडिडेट बनने के बाद अब आप MP कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं और आपने आज अचानक से अपनी जुबान और भाषा बदल दी। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे जज्बात वही है। मुस्लिम की माइनॉरिटी को खत्म करेंगे तो करेंगे, हम जब पावर में आएंगे क्यों करेंगे, उसका भी हम रीजन आपको बोल रहे हैं कि भैया जम्मू में जो है हिंदू माइनॉरिटी में, और मुस्लिम भाइयों को हमारे साथ आना चाहिए कि हम 300 स्कीमों का फायदा नहीं लेंगे जनाब, क्योंकि भैया यहाँ हमारे हिंदू भाई माइनॉरिटी में। वो ये चीज़ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आज़ाद साहब नहीं बोलने देंगे, दूसरे कांग्रेस वाले नहीं बोलने देंगे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम पर राजनीति करनी है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आप जब जोड़ेंगे ना, हम कानूनी बात करते हैं। कानून से बाहर सुप्रीम कोर्ट में अंकुर शर्मा जी ने केस जीता, उसके बाद भी माइनॉरिटी की जो स्कीम है मुस्लिम को मिल रही, क्यों है भाई? पूछो ना सरकार से। या मुस्लिम बंदे आके ओपन बोले कि भैया हम सरकार से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे हिंदू भाई माइनॉरिटी में। अब मस्जिद का कंट्रोल अगर मुस्लिम के पास है, चर्च का क्रिश्चियन के पास है, तो हमारा सरकार के पास क्यों है? इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा मंदिर का हमें मिले, हम अपने हिसाब से यूटिलाइज करें, हम सनातन सशक्तिकरण में लगाएं। तो भैया आपका जो मस्जिद का पैसा, आप स्ट्रांग करो मुस्लिम कम्युनिटी को, अपने लोगों को स्ट्रांग करो। हम तो इसमें नहीं बोल रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत नेगेटिव वे में बाहर दिखाया जाता है लोगों को कि भैया मनोज जो है वो एक ही तबके की बात करता है। हम कानून की बात करते हैं, जो हिंदुओं के हक हैं। मैं उसी जज्बात से बोल रहा हूँ, जो हिंदुओं के हक हैं, इन सभी लीडरों के गिरेबान पकड़ के इनको ज़मीन पर रोंद कर लेंगे। ये भूल जाएंगे, वो चला गया। 17 साल प्रो पाकिस्तानी पार्टीज ने जो हमारे सिर पर तांडव किया है, उन्होंने क्या दिया? 17 साल हमें कश्मीर को तो प्रमोट किया। अब कश्मीर को अगर उन्हें प्रमोट किया, भलेंस प्रमोट नहीं होना चाहिए, भद्रवाह प्रमोट नहीं होना। अगर मैं भद्रवाह और भलेंस की प्रमोशन की बात करूँ तो उसमें खाली मैं बोल रहा हूँ हिंदुओं की प्रमोशन होनी चाहिए, उसमें सबकी प्रमोशन होनी चाहिए। बेरोजगारी हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है। जब रोज 10 साल से आप पोस्टर नहीं निकाल रहे भैया, डिग्रियाँ तो हिंदू ने भी की है, मुस्लिम ने भी की है, लेकिन अब दिखाया जाता है कि ये टीका लगा के है, ये भगवा लगा के, शायद ये वन साइडेड ही चल रहा है। मैं इसीलिए वन साइडेड चाह रहा हूँ कि भैया जो 70 साल से हिंदुओं के हक दबाए गए हैं, उनको लेना हमारा फर्ज है, और सभी सनातनियों को एक होना पड़ेगा। मुस्लिम भी अपने हक की मांग करें ना, मुस्लिम का जो हक छीना जा रहा सरकार से वो मांगे। अब मैंने आपके सामने एक इंटरव्यू दिया कि राम मंदिर की बात आपने मेरे साथ छेड़ी थी, वहाँ पे मस्जिद का क्यों बनना था भाई? अयोध्या नगरी मस्जिद का कोई रोल ही नहीं है। 5 एकड़ जमीन आप आगे से उनको दे। तकलीफ क्यों होती है मनोज पादा को? तकलीफ क्यों होती है? फिर आप उन लोगों से पूछें कि ये गिराई क्यों। फिर आप उन लोगों से सवाल खड़ा करें, जब बनी थी फिर गिराई क्यों? तुमने जब गिराई तो फिर दी क्यों?
ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, इस चीज को समझो। मतलब इस पे राजनीति होती है। हाँ, पहले गिराना, फिर 5 एकड़ देना, फिर सबसे बड़ी मस्जिद दुनिया की बन जाएगी, फिर यहाँ लोग हज करने आएंगे, आबे जमजम से ईंट धुल के आई होगी। तो भैया तुम कर क्या रहे हो? तुम पहले अपना स्टैंड क्लियर करो। ठीक है, उस टाइम में पैदा नहीं होता, उतना पीछे तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर टूटी थी, गिराया, वो ढांचा गिराया, तो उसके बाद 5 एकड़ जमीन देने का क्या मतलब है भाई? जब उन्होंने मांगी ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही तुम्हारे हक में सुना दिया, तो फिर तुम क्या अपीजमेंट लेके जाओ, तुष्टिकरण तृप्तिकरण की राजनीति कर रहे हो? ये हम लोगों को लड़ाने के लिए, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग इस तरह के जो है प्रोपेगेंडे तैयार करते हैं। बाकी भैया वो अपना हक मांगे, मनोज पादा सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए अपना हक मांगे। मुझे ये बताओ मनोज जी कि अभी आप उधमपुर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी आपको क्या लगता है, कहाँ पे आप फाल कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? पहले नंबर पे वो कैसे? मैंने आपको बोला इस बार बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट फेल हो जाएंगे दोनों सीटों पे। एकम सनातन भारत दल विजय होगा, और मुझे पूरा भरोसा कि मुस्लिम भाई भी मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम कानून की बात करते हैं। तुम्हारा हक तुम्हें मिले, हमारा हक हमें मिले। अगर सरकार दोनों को हक देने में नाकामयाब, दोनों मिलकर सरकार का गिरेबान पकड़ के अपने अपने हक लें, ये मैं चाहता हूँ। अभी आप बलेसा में घूम रहे हो, किस तरीके का माहौल लगा आपको बलेसा में? क्या लोग जो हैं, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, DPAP, महराज मलिक, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ, जल से जुलूस कर रहे हैं, जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं, मगर आपको अगर हमने देखा तो आप घर घर जा रहे हैं, घर घर जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो आपकी राजनीति में और उनकी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो किस तरीके से आप बलेसा के लोगों को मोटिवेट? अंतर कोई नहीं है, वो पैसे वाले लोग हैं, हम पैसे वाले लोग नहीं है। वो 20-20 साल मिनिस्ट्री में रहे, लोगों का खाया। आप देखिए आमिर जी, चाहे चौधरी लाल सिंह जी हों, चाहे जितेंद्र हों, 10 साल वो भी पार्लियामेंट में रहे, डॉक्टर जितेंद्र भी रहे। 5 करोड़ रुपया साल का पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इन लोगों को आता है। 5 साल का 25 करोड़ हो गया, 10 साल का 50 करोड़। मैं हर हिंदू मुस्लिम बंदे से पूछता हूँ कि भाई आप जब आपके दरवाजे पे ये दोनों पार्टियाँ आती हैं, इनको पूछो कि 50 करोड़ जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मिलता है, हमें दिखाओ आपने उसका क्या किया। प्लाट लिए होंगे अपने लिए। मैं देसा गांव में गया, 80 लाख की बिल्डिंग मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाजपा की उसकी देखी, मैं हैरान हो गया। किसी हेल्थ सेंटर नहीं है, प्रेगनेंसी जो लेडीज़ होती हैं उनको उठा के लेना पड़ता, रास्ते में दम तोड़ देती हैं, रास्ते में ही बच्चे को जन्म देती हैं। 500 बच्चा स्कूल में, 3 टीचर हैं, फिजिक्स वाला हिंदी पढ़ा रहा है, हिंदी वाला फिजिक्स पढ़ा रहा है, और तुम ये सोच रहे हो कि हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। पंचायत में एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। लोग क्यों सिटी की तरफ भाग रहे हैं? कौन अपनी जन्मभूमि को छोड़ना चाहते हैं, इन पहाड़ों की खूबसूरती, इस प्रकृति को छोड़ना चाहता है? लेकिन लोग भाग रहे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मेरा बच्चा कल को अच्छी एजुकेशन लेके एक अच्छी जगह पे पहुंचे, इसलिए वो सिटी की तरफ जाते हैं। भाई अमीर तो चले जाएगा जम्मू, हमारी रीच डोडा तक होगी, और डोडा भी 4000 रुपये 5000 रुपये रेंट पे रूम लेना पड़ता है। अब कंडीशन देखिए क्या हो रही है। क्या ये DDC है, BDC है, जो सरपंच, इनका क्या रोल है? या अगर पंचायत में कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ वैसी नहीं दे सकते, या एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं बना सकते, ये रोडें नहीं बना सकते, लखनपुर से सीधा पुंछ पुल बना रहे हैं। जुगल किशोर जी पार्लियामेंट में जो है मेट्रो चला रहे हैं, जिस पार्लियामेंट में मोदी जी नतमस्तक होकर अंदर गए, क्योंकि उसी पार्लियामेंट से बिल पास होते हैं, उसी पार्लियामेंट से देश चलता है। उसी पार्लियामेंट को आप मस्जिद बोलो, गुरुद्वारा बोलो, मंदिर बोलो, उसी पार्लियामेंट में झूठ बोल दिया। अरे इनको लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब लोगों को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं, वो मैंने जहाँ भी आमिर जी में गया हूँ, मैंने ये नहीं बोला मुझे वोट दो, मैंने कहीं नहीं बोला मुझे वोट दो, मैंने बोला आंखें खोलो, नींद से जागो। 2 किस्म की नींदें होती हैं आमिर जी। एक नींद होती कि जानबूझ के सोए हो, फिर तो आप कभी नहीं उठोगे भाई। एक है कि कोई हिला रहा तो आप उठ जाओगे, हाँ भाई क्या हो गया। एक है कि मैंने नहीं उठना, आमिर मुझे जितना भी हिलाएगा, ये वो नींद सोए। बोलो भाई बीजेपी को दो, लेकिन पूछो तो सही। कोई सिंगापुर से, कोई अमेरिका से, कोई पाकिस्तान से पूछने थोड़ी आएगा जनाब आपको पार्लियामेंट में भेजो तो आपने क्या किया। आप लोग पूछेंगे ना, जब इनको ये चीज़ पूछो कि भैया आपने काम क्या किया, सानू नहीं देना, मोदी की देना। भैया अगर मोदी को देना है, मैं इनको बोल रहा हूँ, एकम सनातन भारत दल जो हमारी पार्टी, हम गाड़ियाँ करते हैं, गाड़ियों में तेल हमारा रहेगा, चलो वाराणसी, एक कैंपेन चलाओ, चलो वाराणसी मोदी जी को दे। तो भैया तुम क्यों हो फिर यहाँ पे? तुम भी मोदी जी तक मैसेज तो पहुंचे। 10,000 बंदा मान लो जाता वाराणसी और मोदी जी के सामने खड़ा हो जाते कि जम्मू कश्मीर से 10,000 लोग आए जो मोदी जी को वोट देना चाहते, जितेंद्र जी को नहीं देना चाहते या कांग्रेस को नहीं देना चाहते, वो मोदी जी को देना चाहते। एक मैसेज तो पहुंचा मोदी जी के पास कि भैया इन लोगों को दुखी किया गया। शायद ग्राउंड पे जितेंद्र सिंह जी ने काम, हमारा मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है। लाखों हजारों लेटर PMO में जाती हैं, वो वहाँ पे दबा दी जाती हैं। PMO में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे, वो दबा देते। उनकी एरोगेंसी, पब्लिक से बात करना, डेली वेजर को बोल रहे हैं हमारे लिए गले की घंटी बन गई।
ये क्या बात कर रहे हो आप यार? ये करना क्या चाहते हो? आशा वर्कर्स की बात करो, डेली वेजर्स की बात करो।